और रूस के इन्हीं आक्रामक तेवरों की वजह से यूक्रेन समेत पश्चिमी देश पुतिन पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि मॉस्को में हुआ ड्रोन हमला रूस की ही साजिश हो सकती है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक क्रेमलिन पर हुआ हमला पुतिन की ही एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मतलब यह कि मॉस्को पर हुआ हमला खुद पुतिन ने ही करवाया, क्योंकि जैसे ही मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें दुनिया के सामने आई, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। खासतौर पर पश्चिमी मीडिया में इस हमले को लेकर शक जताया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि आखिर दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच कैसे गए। ऐसा कैसे हो गया कि रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे और पुतिन की सेना को भनक तक नहीं लगी। सवाल इसलिए भी खड़े हो गए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पुतिन ने मॉस्को को किले में बदल दिया था। पुतिन ने मॉस्को के चारों तरफ अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे ताकि यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह का हमला हो तो उसे नाकाम किया जा सके। लेकिन एक रोज पहले जो हुआ उससे तो यही लगा कि रूस के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, क्योंकि बड़ी ही आसानी से 2 ड्रोन मॉस्को में पुतिन के दफ्तर तक पहुंच गए। और अगर इन ड्रोन को यूक्रेन की तरफ से दागा गया तो फिर उन्होंने कोई छोटी दूरी तय नहीं की, बल्कि यूक्रेन के बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर उड़ते हुए ये मॉस्को में पहुंचे। रूस की राजधानी मॉस्को यूक्रेन के पश्चिम में पड़ती है और यूक्रेन की सीमा से उसकी दूरी करीब 650 किलोमीटर है। यानी अगर ड्रोन यूक्रेन की सीमा से छोड़े गए तो उन्होंने मॉस्को पहुंचने के लिए इतनी दूरी तो तय की ही होगी। और इसी बात पर यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी दूरी तक उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचे ड्रोन रूस की सेना की नजर से बच कैसे गए और फिर सीधे जाकर उन्होंने क्रेमलिन पर धावा बोल दिया। यानी रूस की सेना सोती रह गई और उनकी राजधानी पर हमला हो गया। इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे रूस की ही साजिश हो सकती है, क्योंकि मॉस्को पर हमला होते ही यूक्रेन ने तुरंत यह साफ कर दिया कि उसके पीछे ज़ेलेंस्की का हाथ नहीं है। लेकिन रूस ने बिना वक्त गंवाए यह दावा किया कि यूक्रेन ने ही हमले को अंजाम दिया। यानी रूस ने जंग के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आरोप यूक्रेन पर लगा दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन ने पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश करके बड़ी गलती कर दी। इसके साथ ही रूस ने तुरंत यूक्रेन से बदला लेने की हुंकार भी भर दी और इसी वजह से इस ड्रोन अटैक को रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया जा रहा है। ये वो ऑपरेशन होता है जिसमें कोई देश अपनी ही जमीन या सेना पर हमले करवाता है और फिर पूरी दुनिया में इस बात का डंका पीटता है कि दुश्मन ने उसके घर में घुसकर हमला किया, जिसके बाद उसे दुश्मन पर बड़े हमले करने का बहाना मिल जाता है। और कहा जा रहा है कि रूस ने भी इसी रणनीति के तहत मॉस्को में ड्रोन अटैक करवाया ताकि उसे यूक्रेन पर खतरनाक हमले करने की छूट मिल जाए और वो उसके मददगार देशों को यह बता सके कि क्रेमलिन पर हमला होने की वजह से रूसी सेना आपे से बाहर हो गई है और वो यूक्रेन का नामो निशान मिटा देना चाहती है। यानी यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिलाने से रूस की सेना को पुतिन भी नहीं रोक पा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अगर यह हमला रूस नहीं करवाया तो इससे पुतिन की एक और परेशानी का अंत हो सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन रूस में ही बड़े पैमाने पर विरोध का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब वो ये दिखा सकते हैं कि यूक्रेन की वजह से मॉस्को ही खतरे में पड़ गया और फिर उन्हें अपने लोगों को ये समझाना आसान हो जाएगा कि अगर यूक्रेन को नहीं रोका गया तो रूस बर्बाद हो जाएगा और उसे बचाने के लिए ही रूसी सेना को यूक्रेन में तबाही मचाने का लाइसेंस मिल जाएगा और वो बिना सोचे समझे ऐसे जोरदार हमले बोलेगी कि 14 महीनों से चल रही जंग खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी लंबी चली जंग में रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है और ऐसे में रूस चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए। कहा जा रहा है कि इसके लिए ज़ेलेंस्की को भी रास्ते से हटाया जा सकता है और ऐसा होने के बाद पुतिन के खिलाफ विद्रोह न हो, इसीलिए मॉस्को पर हमले की साजिश रची गई। कई रिपोर्ट में तो ड्रोन हमले के वीडियो का भी जिक्र किया गया और यह बताया गया कि अगर ड्रोन विस्फोटकों से भरा होता तो मार गिराए जाने के वक्त उसमें इतना हल्का धमाका नहीं होता, क्योंकि आत्मघाती ड्रोन में इतना विस्फोटक तो होता ही है कि किसी टैंक को धराशायी कर सके। लेकिन खबर के मुताबिक क्रेमलिन के ऊपर ढेर किया गया ड्रोन उतना घातक नहीं दिखाई दिया। लेकिन रूस को तो बहाना मिल गया कि वो यूक्रेन पर बड़े हमले कर सके। इसीलिए क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद 1-2 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार पुतिन ये चेतावनी दे चुके हैं और सिर्फ पुतिन ही नहीं, उनके करीबी ही यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को परमाणु हमले का डर दिखा चुके हैं। और इसी वजह से यूक्रेन और उसके मददगार देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पुतिन परमाणु हमले जैसा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार हमला रूस के बेलग्रद या फिर ब्रयांस्क जैसे शहर पर नहीं हुआ है, बल्कि निशाना रूस की राजधानी मॉस्को को बनाया गया है। और मॉस्को में भी वार किसी मॉल या स्कूल पर नहीं किया गया, बल्कि रूस के राष्ट्रपति भवन पर ही ड्रोन ने धावा बोल दिया। जाहिर है यह हमला क्रेमलिन पर नहीं, पुतिन के सीने पर हुआ और इसी बात ने यूक्रेन और उसके मददगार देशों को खौफ से भर दिया, क्योंकि पुतिन बड़ी ही खामोशी से यूक्रेन के चारों तरफ परमाणु हथियारों की तैनाती कर चुके हैं। मतलब यह कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भनक तक नहीं लगी और यूक्रेन चारों तरफ से परमाणु मिसाइलों से घिर गया और जंग के बीच ही पुतिन ने यूक्रेन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसमें वो बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है।
क्योंकि पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे से मिसाइलें निकालकर यूक्रेन की घेरेबंदी कर रखी है और ऐसा पुतिन ने बड़े ही शातिर तरीके से किया ताकि यूक्रेन और उसकी मदद करने वाले अमेरिका तक को खबर न हो। पिछले साल जंग शुरू होने के बाद से ही पुतिन ने परमाणु हमले के लिए मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणु हथियार उतार दिए, जबकि परमाणु हथियारों के जखीरे के साथ पूर्व में खुद रूस बैठा है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं और उसके उत्तर पश्चिम में पोलैंड के पास रूस के कलिनिनग्राद में भी परमाणु हथियार मौजूद है। यानी पुतिन का एक इशारा मिलते ही यूक्रेन के चारों दिशाओं से उड़ी मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं, जिस बात का डर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में भी जताया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मॉस्को पर हमले के बाद से ही पुतिन बेहद गुस्से में है और हमले का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन को पहले की तरह ही इस बार भी अमेरिका और यूरोप के देशों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पिछले साल यूक्रेन पर हमले की आहट के वक्त भी पश्चिमी देशों ने पुतिन को सख्त चेतावनी दी थी। उन्हें बार बार ये बताया गया था कि यूक्रेन पर हमला करके वो आधी दुनिया से दुश्मनी मोल लेंगे, लेकिन पुतिन ने उन सारी धमकियों को दरकिनार करते हुए पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। इसके बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने पुतिन को झुकाने में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन फिर भी पुतिन ने कभी भी ऐसा रुख नहीं दिखाया कि वो जंग से अपने कदम पीछे खींचने वाले हैं, बल्कि जब भी अमेरिका की तरफ से कोई खतरनाक हथियार यूक्रेन पहुंचा, रूस ने और भी जोरदार हमले कर दिए। और यही वजह है कि पुतिन कब क्या करेंगे इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया, क्योंकि पिछले साल एक बार तो पुतिन ने साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने चाह लिया तो परमाणु हमले से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और मॉस्को में हुए हमले के बाद रूस ने बड़े बदले का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये बड़ा बदला परमाणु हमला भी हो सकता है, जिसके खतरे को देखते हुए जेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि उनके देश को नेटो की सदस्यता मिलनी ही चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन नेटो का 33वां सदस्य बनेगा, क्योंकि फिनलैंड पिछले महीने ही नेटो में 31वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ और स्वीडन को लेकर भी बातचीत जारी है। ऐसे में जेलेंस्की को उम्मीद है कि स्वीडन के बाद अगला नंबर यूक्रेन का होगा। हालांकि जेलेंस्की ने रूस से जंग के दौरान यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की संभावनाओं को खुद ही खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे हालात जरूर बनेंगे जब यूक्रेन नेटो की सदस्यता हासिल करने के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। यूक्रेन ने पिछले साल सितंबर महीने में नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और दावा है कि वो जल्द से जल्द इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी आक्रमण के बाद जेलेंस्की अब किसी भी तरह अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में दुश्मन यूक्रेन पर आंख उठाने की हिम्मत भी न कर पाए। और नेटो का सदस्य बनते ही यूक्रेन को वो मजबूत सुरक्षा कवच मिल जाएगा जो जेलेंस्की चाहते हैं, क्योंकि 31 देशों वाले इस सैन्य गठबंधन का मकसद सभी सदस्यों की सुरक्षा करना है और किसी भी नेटो सदस्य पर हमले का मतलब उसके बाकी सदस्यों पर भी हमला माना जाता है। उन हालात में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए नेटो के सभी सदस्य एकजुट हो जाते हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नेटो से जुड़ जाता है तो उसे रूस के खौफ से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मॉस्को पर हमले के बाद पुतिन जिस तरह से गुस्से में है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि जेलेंस्की को कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनके गुस्से की आग में यूक्रेन का शहर बखमुत भी जलने लगा। इस शहर पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त से पसीना बहा रही है, लेकिन उसके हाथ में अब तक ये शहर नहीं आया। इसलिए क्योंकि जेलेंस्की की फौज के आगे रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की एक नहीं चल रही। लेकिन मॉस्को में एक रोज पहले पुतिन के दफ्तर पर हुए ड्रोन हमले ने बखमुत की लड़ाई का अंत तय कर दिया। कहा जा रहा है कि पुतिन ने मॉस्को में हुए हमले के बाद बखमुत पर फाइनल अटैक का आदेश दे दिया और इसके लिए रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को खुली छूट भी दे दी गई, ताकि वो बखमुत पर एक ऐसा आखिरी वार करें कि यूक्रेन के जवान घुटने टेक दें, चाहे इसके लिए बखमुत शहर की ही बलि क्यों न चढ़ानी पड़ जाए। वैसे भी 8 महीने से ज्यादा वक्त की लड़ाई में बखमुत शहर खंडहर में बदल चुका है। वहां के मेयर के मुताबिक बखमुत का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है, जबकि 70,000 की आबादी वाले इस शहर में कुछ लोग ही बच गए हैं, जो बंकरों और तहखानों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। और उन्हें यह उम्मीद है कि जेलेंस्की के जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को खदेड़कर बखमुत को बचा लेंगे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही थीं, उससे तो उन लोगों की उम्मीद पूरी होती भी दिख रही थी, क्योंकि यूक्रेन लगातार यह दावा कर रहा था कि बखमुत में उसने बाजी मार ली है। और एक रोज पहले तो पुतिन की प्राइवेट सेना कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यूक्रेन के दावों पर मोहर भी लगा दी, जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये मान लिया कि रूस की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यानी रूस के जवान और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में बिना हथियारों के ही जंग लड़ रहे हैं। और युद्ध के मैदान में अपनी बेरहमी के लिए मशहूर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हथियारों की कमी का ऐसा रोना रोया कि यूक्रेन का भी हौसला बुलंद हो गया। लेकिन तभी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर ही ड्रोन हमला हो गया, जिससे यूक्रेन के जवानों के माथे पर भी पसीना आ गया, क्योंकि वो भी ये समझ गए कि पुतिन का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा और उसका लावा बखमुत पर भी गिरेगा। मॉस्को में हमले के कुछ ही घंटे बाद जेलेंस्की के जवानों का डर सही साबित हो गया।
और ऐसी खबर आई कि पुतिन ने बखमुत के लिए आखिरी फैसला कर दिया। कहा जा रहा है कि मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक से भड़के पुतिन ने बखमुत पर सबसे बड़े हमले का आदेश दे दिया, जिसके बाद शहर बमों के धमाके से गूंज उठा। बखमुत का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां बमों के गिरने के बाद आग और धुआं उठता न दिखा हो। ऐसे ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन के सैनिकों में भी भगदड़ मच गई। उन्होंने जल्दी जल्दी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बखमुत पर बहुत बड़ा हमला हो चुका था और यूक्रेन के सैनिक ड्रोन से ली गई शहर की तस्वीरें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि बखमुत के कई इलाकों में उन्होंने जवाबी हमले भी किए और यूक्रेन ने दावा किया कि उनके पलटवार से रूसी सेना का एक ठिकाना भी तबाह हो गया। लेकिन इसके बाद भी रूस के जोरदार हमले रुके नहीं। माना जा रहा है कि मॉस्को में हुए हमले के बाद अब रूस की सेना थमने वाली नहीं है और वो तभी रुकेगी जब पुतिन को बखमुत शहर की जीत का तोहफा दे दिया जाएगा, जिसके लिए 8 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रही रूसी सेना ने अपने सैकड़ों जवानों को खो दिया। कहा जा रहा है कि बखमुत अब पुतिन के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये उनकी नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि डोनेस्क के शहर लिसिचांस्क को जीतने के बाद पुतिन की सेना जब बखमुत की तरफ बढ़ी तो वहीं फंस गई। यूक्रेन के इस छोटे से शहर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जबकि रूस का प्लान ये था कि बखमुत को जीतने के बाद वो तुरंत क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क पर धावा बोल देगा और फिर इसके बाद यूक्रेन के कब्जे वाले लिमान शहर को भी कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं, जबकि पुतिन के खास येवगेनी प्रिगोजिन ने कई महीनों पहले ही बखमुत में डेरा डाल दिया था। हालांकि प्रिगोजिन के वहां होने की एक और भी वजह है। असल में बखमुत भले ही यूक्रेन का एक छोटा सा शहर हो, लेकिन वहां जिप्सम और नमक की बड़ी बड़ी खानें मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन का इरादा इस शहर पर कब्जा कर खानों से निकलने वाले खनिजों पर अधिकार जमाने का है, ताकि वो इसके जरिए जंग में हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। माना जा रहा है कि बखमुत को हासिल करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के पीछे ये भी एक वजह है और इसीलिए जेलेंस्की भी इस शहर को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। हालांकि मॉस्को में हुए ड्रोन हमले से वहां की जंग की शक्ल बदलती दिख रही है और जिस तरह इस हमले के बाद रूस ने वहां धावा बोला, माना जा रहा है कि किसी भी दिन बखमुत जेलेंस्की के हाथों से छिन जाएगा।